हाँ जी, अब ये देखो पार्ट 10 है नेताजी का चश्मा। इसकी रिवीजन आज हम करेंगे पुनरावृत्ति। बेटा अब मुझे सबसे पहले बताओ, आपको पूरा चैप्टर में रिवाइज दोबारा से करवा रही हूँ, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। क्लियर? और अगर आपको कुछ नहीं भी बीच में से आया है या छूट गया है, उसको ढंग से देखना, समझना, और ना आए तो फिर पूछना। यहाँ पे देखो हलदार साहब हैं जो हर 15वें दिन अपनी कंपनी के किसी काम के सिलसिले से, दोबारा सुनोगे तो और अच्छे से आएगा, ध्यान से सुनना, अपने कंपनी के किसी काम से हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरा करते थे। वो कस्बा छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कस्बा कैसा था, तो वो बहुत बड़ा नहीं था, जिसमें कुछ कच्चे मकान थे और कुछ पक्के मकान थे, जिसमें बाजार जैसा कहने वाला ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि छोटा सा बाजार था। और उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का था, दोनों का अलग अलग स्कूल था। और उसी कस्बे में, ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए ताकि आपको पूरा चैप्टर याद रहे। क्लियर? जब आप रिवीजन करते हैं तो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज, तो पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। और कोई प्रश्न अगर आ गया तो आपको ध्यान रहेगा कि ये इस पॉइंट से है और आंसर ये। लिखिए, हलदार साहब 15वें दिन कंपनी के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरते थे। अब वो कस्बा कैसा था? जिसमें पक्के कुछ मकान थे, कुछ कच्चे मकान थे, बाजार छोटा सा था, और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, और साथ में उस कस्बे में 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे, और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका वहां पर कुछ ना कुछ काम करवाती ही रहती थी। कभी कोई सड़कें पक्की करवा देती थी, कभी वहां पर पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दिया करती थी ताकि कबूतर उसके नीचे दाना चुग सके, तो कभी कभी सम्मेलन वहां पर करवा दिया करती थी। और इसी नगर पालिका के किसी एक उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार ये सोचा कि शहर के मुख्य बाजार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई जाए, और उन्होंने प्रतिमा को लगवा भी दिया। और ये कहानी नेताजी का चश्मा उसी प्रतिमा के बारे में है जो चौराहे पर लगाई गई थी, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। क्लियर है बेटा? अब पूरी बात तो पता नहीं है, मगर लगता है देश के कुछ अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी उन्हें नहीं थी। ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नगर पालिका के सदस्यों को नहीं थी। और अच्छी मूर्ति बनाने में कितनी लागत आती है, यानी कि कितना खर्चा आता है, और उपलब्ध बजट जो उनके पास था वो कम था, और मूर्ति बनाने की लागत ज्यादा पड़ रही थी। ठीक है? जिसके कारण काफी समय उनका ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया था, क्योंकि पैसे कम थे उनके पास, मूर्ति ज्यादा महंगी बनती, तो वो एक दूसरे को, ऑफिसर्स को चिट्ठी भेजने में, पत्र भेजने में टाइम बर्बाद उन्होंने किया। और उस समय बोर्ड की शासना विधि भी समाप्त होने की घड़ियां पास आ रही थी। जब वो बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ी पास में आ रही थी, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस शहर के जो स्कूल था लड़के और लड़कियों का, उनके कला के अध्यापकों
कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को, मोतीलाल जी जिनका नाम था, उनको बुलवा भेजा। कैमराज आर ऑफ अगेन, ओपन द कैमरा। मोतीलाल जी को जब उन्होंने बुलवा भेजा और उनको ये काम सौंप दिया कि आप संगमरमर की नेताजी की छोटी सी मूर्ति बनाएंगे और 1 महीने में बनाएंगे, तो कला का अध्यापक उनको मना नहीं कर पाया और उसने 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास उनको दिला दिया और 1 महीने में उसने मूर्ति बना भी दी। अब आगे देखें तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी और कितनी बड़ी थी, टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक। इसको भी याद रखना कि मूर्ति कितनी बड़ी थी, नोट कर लो। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट की थी केवल, और जिसे हम कह सकते हैं बेस्ट और सुंदर मूर्ति थी, क्योंकि नेताजी उसमें बहुत सुंदर लग रहे थे। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि मूर्ति बेस्ट और सुंदर कैसे थी, तो वो इसलिए थी कि नेताजी उसमें बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। उनकी फौजी वर्दी थी मूर्ति में, और मूर्ति को देखते ही लोगों के मन में एक भाव सा उत्पन्न होता था नेताजी के प्रति कि दिल्ली चलो, उनका जो स्लोगन था, दिल्ली चलो और मैं तुम्हें खून दूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये 2 नारे जो नेताजी के प्रमुख नारे हैं, वो लोगों को याद आने लगे थे। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए, जब लोगों को किसी मूर्ति को देखकर उसके बारे में कोई मुख्य बात याद आती है, तभी हम उस मूर्ति को कह सकते हैं कि ये एक सफल मूर्ति है। यानी कि इस दृष्टिकोण से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब अगर आपको आता है कि मूर्ति एक सफल और सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया मूर्ति के लिए, तो आप बता सकते हैं कि मूर्ति को देखते ही लोगों के मन में नेताजी के प्रति भाव उत्पन्न होते थे, श्रद्धा के, और उनके नारे उनको याद आ जाया करते थे। केवल एक चीज की ही उस मूर्ति में कसर थी। वो क्या थी बेटा? कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। हम अगर देखते हैं, कभी भी अगर हम ये सोचते हैं कि नेताजी की मूर्ति, नेताजी की हम शक्ल याद करते हैं, तो हमारे आंखों के सामने नेताजी की ऐसी शक्ल आती है जिसमें चश्मा लगा हुआ है काले चौड़े फ्रेम का, मगर उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था मूर्ति पर, मगर वो संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। इज इट क्लियर? मूर्ति पर रियल चश्मा नहीं था, केवल चौड़े काले फ्रेम का चश्मा लगा था। अब यहाँ पे हलदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। हलदार साहब क्योंकि 15 दिन बाद जाते थे, तो अब की बार जब वो गुजरे तो चौराहे पर पान खाने के लिए उतर गए। तभी उनकी निगाह उस मूर्ति पर गई और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उन्होंने क्या बोला, मन ही मन बोला, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और तब भी हलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय था। सराहनीय कैसे था? उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर कस्बे के जो नागरिक हैं उन्होंने ही मूर्ति पर चश्मा लगाया है। इज इट क्लियर? फिर महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का था। वाकई ये भावना बहुत बड़ी है। जिस व्यक्ति ने उस पर चश्मा पहनाया रियल,
उसे देशभक्ति, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी भरी है। मगर आजकल तो देशभक्ति मजाक की चीज होती जा रही है। Isn't it? Is it clear to all? Yes, ma'am. Very good. Now next is okay. अब आप आगे देखें, दूसरी बार दोबारा जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया, मूर्ति थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दी। अब उन्होंने ध्यान से देखा तो क्या पाया कि आज मूर्ति पर दूसरा कोई चश्मा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। ध्यान रखना, पहले में मूर्ति पर मोटे काले चौड़े फ्रेम का चश्मा था और दूसरी बार कौन सा चश्मा लगा था, तार का चश्मा था जो गोल फ्रेम वाला था। अब हलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, मतलब उनको ये जानने की जिज्ञासा और हो गई कि आखिर ये चश्मा बदलता कौन है। फिर उन्होंने मन ही मन कहा, भाई वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर एक नया चश्मा था। अब तो उनका कौतुक और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। Isn't it clear? Clear to everyone? यहाँ तक Yes, क्लियर है? ma'am. ओके, वेट। Yes. अब यहाँ से हम देखते हैं बेटा, अब मुझे आप बताइए कि हलदार साहब कब और किस कस्बे से गुजरा करते थे और क्यों गुजरा करते थे? बताओ हवलदार बच्चे। साहब 15 दिन के बाद एक छोटे से कस्बे से गुजरा करते थे अपने कंपनी के काम से। अपने कंपनी के काम से। Why only नंदनी सिटिंग एंड अनुष्का रावत, वंशिका रावत, बस यही 3 बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे हैं, बाकी कहाँ है? ओपन द कैमरा, ओपन इट।